नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, अब यहां से एक एक्सटेंडेड वीकेंड की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि छुट्टियों की शुरुआत। और शनिवार, रविवार और यहां तक कि सोमवार भी छुट्टी का दिन होने की वजह से सोमवार को नहीं, अब मंगलवार को आपसे होगी मुलाकात। और यही नहीं, अगला हफ्ता भी छोटा रहेगा क्योंकि 18 तारीख को भी छुट्टी है। इसलिए बहुत क्रूशल वीक है आने वाला हफ्ता। और जिस तरह से हम तमाम बातों को एब्जॉर्ब करते हुए देख रहे हैं, बाजार पर पैनी निगाह रखनी होगी। चलिए सबसे पहले पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह का रुझान दिया वो जरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे हफ्ते निफ्टी की चाल किस तरह की रही है, जरा वो देखिए। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि नेगेटिव रिटर्न ही निफ्टी ने दिया है इस पूरे हफ्ते। और लेकर आइए मार्केट दिस वीक। जी हाँ, मार्केट दिस वीक में निफ्टी की चाल अगर आप देखेंगे तो -0.4% की यहां पर चाल नजर आई है, रिटर्न दिया है निफ्टी ने। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने -1% का नेगेटिव रिटर्न यहां पर दिया। डायरेक्टर साहब, दिस वीक मार्केट लेकर आइए। नहीं, एक बार दिस वीक मार्केट का चार्ट लेकर आइए, आपको नजर आएगा। जी हाँ, ये इसकी मैं बात कर रहा था। -0.4% निफ्टी ने रिटर्न दिया। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर -1% का नेगेटिव रिटर्न हमें नजर आया। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहां पर 0.3% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। तो निफ्टी स्मॉल कैप में 0.1% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। अब जरा बात कर लेते हैं बाकी सेक्टर्स की। सेक्टर्स में आखिर क्या स्थिति रही वो जरा आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी आईटी देखिए -2.3%। सबसे ज्यादा जो टैरिफ और बाकी ग्लोबल टेंशन की मार पड़ी वो आईटी पॉकेट पर पड़ी और वो आपने देखा। लेकिन कंजम्पशन स्पेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पॉजिटिव रिटर्न दिया। निफ्टी एफएमसीजी 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न इस उतार चढ़ाव भरे मार्केट में। निफ्टी रियल्टी -4% का नेगेटिव रिटर्न। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 0.3% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया। जरा और सेक्टर्स को भी लेकर आते हैं और आप यहां देखिए, निफ्टी मेटल ने -3% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 0.2% का नेगेटिव रिटर्न ऑटो में हमें नजर आया। पीएसयू बैंकों की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया और निफ्टी फार्मा में 0.5% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। चलिए इन सब के बीच में आज के बाजार की भी स्थिति को आपके सामने रखते हैं। तो आज जो है बाजार ने 450 अंकों की यहां पर तेजी के साथ 22,828 के स्तर पे निफ्टी ने क्लोजिंग ली। जी हां, आज 22,828 के स्तर पे निफ्टी ने क्लोजिंग ली। बैंक निफ्टी में 750 अंकों का यहां पर आज की बात करें, टुडे मार्केट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 51,000 के आसपास क्लोजिंग ली और 750 अंक जो है वो आज चढ़कर बंद हुआ बैंक निफ्टी। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं पूरे हफ्ते का है। हम आज के चार्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए। 2232 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 444 शेयर ऐसे थे जिन पर आज हमने देखा कि दबाव देखने को मिला। तो ये था पूरा बाजार का हाल और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रजत शर्मा को अपने साथ चर्चा में जोड़ते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ अजीत नायक साहब भी जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रजत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि एक जो टैरिफ रिलीफ है उसका इंपैक्ट बाजार पर नजर आया, लेकिन अगला हफ्ता जैसे मैंने बताया अब चीन ने आज रिटेलिएट कर दिया और इन सब के बीच में अगले हफ्ते सोमवार को तो नहीं लेकिन मंगलवार को बाजार जब खुलेंगे तो आखिर लोगों को किन किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मेरे लिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि अगले हफ्ते बाजार के किन लेवल्स पे आपको बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं लेवल्स देख के बाइंग या सेलिंग ओवरऑल बाजार के नहीं करता। मैं देखता हूँ कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेरा ये बहुत ही कंसिडर्ड व्यू है और ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं दैट आई थिंक इस टाइम मार्केट में दो चीजें हो रही हैं। एक तो काफी लोग ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो डोमेस्टिक फेसिंग हो, जिसमें टैरिफ्स का कोई इम्पैक्ट ना हो, चाहे वो कंजम्पशन थीम के हो या वो बैंकिंग थीम के हो।
मेरा ये मानना है बिकॉज ऑफ ये जो टैरिफ्स का पूरा जो चल रहा है किस्सा, इसकी वजह से काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनपे काफी खराब रिजल्ट आया है, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्योंकि यूएस में रिसेशन की बहुत बात हो रही है। सो आई थिंक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स और ऑटो के स्टॉक्स इतने करेक्ट हो गए हैं, तो मेरा इसमें थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। आई थिंक डिफेंसिव्स को छोड़ के आपको अब शिफ्ट करना चाहिए उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में जो ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये बात अब बहुत ऑब्वियस सी होती जा रही है कि टैरिफ्स बहुत लंबे टाइम तक एक प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इनको आयरन आउट करना पड़ेगा। ये 3 महीने का जो पॉज है, इसके बाद भी स्लोली इनको कोई ना कोई टर्म्स पे आके बराबर सेटल करके, अदर देन बिटवीन चाइना एंड यूएस क्या होता है, बाकी देशों के लिए टैरिफ्स आयरन आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक अगले हफ्ते मुझे पर्सनली कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद है नहीं। मे बी यहां से मार्केट और 600-700 पॉइंट नीचे जा सकता है, निफ्टी 300-400 पॉइंट नीचे जा सकता है, बट अपसाइड पोटेंशियल इस मार्केट में बहुत ज्यादा है। और अगेन मेरा मानना है वो स्टॉक्स और वो सेक्टर्स जो टैरिफ्स की वजह से काफी बैडली इफेक्ट हुए हैं, अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको, तो टाटा मोटर्स जो 1100 रुपए से गिर के 600 तक आ गया, और मेरा ये मानना है अगर ये 600 से वापस अपने 1100 रुपए के लेवल तक, अगले 1200 रुपए के लेवल तक अगले 3 साल में भी जाता है, तो भी आपको अराउंड 25 से 30% ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिल रहा है। उसमें आप उसको 500 पे खरीदें या 600 पे खरीदें, उससे अगले 3 साल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, मार्केट लेवल्स ना देख के स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक लेवल्स देख के उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो भी टैरिफ्स की वजह से काफी बैटर्ड हो चुकी हैं। तो ये एक विस्तृत नजरिया रजत की तरफ से आता हुआ। अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपकी क्या राय बन रही है? क्या इन से क्या रणनीति रखी जाए मंगलवार को? सर अभी हम थोड़ा मार्केट को साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल एनालिसिस करें तो जो भी नेगेटिव इन्फ्लोज आ रहा है वहां पे मार्केट ने आप देखेंगे 3-4 दिन पहले प्रीवियस जो स्विंग लो बनाया था उसको ब्रेक किया, मगर उसके ऊपर आके क्लोज दिया है। ये हमने हमेशा सुना है कि जब बहुत नेगेटिव न्यूज इन्फ्लो होता है मार्केट जनरली उसके आसपास ही बॉटम बनता है। तो उसी टाइप का एक मुझे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कितना भी नेगेटिव न्यूज है मार्केट उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता रख रही है, क्योंकि हम ऊपर से भी अच्छा खासा करेक्ट किया कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे नीचे जो ये अभी जो रिसेंटली स्विंग बनाया है निफ्टी ने उसके नीचे जाने का मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रहा है, 30% चांस लग रहा है। तो 70% चांस मुझे अपसाइड ब्रेकआउट का ही लग रहा है। 23,800 हम जल्द से जल्द क्रॉस करके मार्केट वापस अप ट्रेंड में आने की चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, मैं फाइनेंशियल सेक्टर को लेके ज्यादा पॉजिटिव हूँ। फाइनेंशियल और पावर सेक्टर में ये दो सेक्टर है। और आज कुछ दिनों में एफएमसीजी वगैरह डिफेंसिव भी अच्छा लग रहा है। वो लास्ट टाइम भी मैंने देखा था कि डिफेंसिव जब मार्केट में थोड़ा सा फियर इंडेक्स बढ़ जाता है तो डिफेंसिव 2-4 दिन हफ्ते भर के लिए पार्टिसिपेट करता है, फिर वापस कूल ऑफ हो जाता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चलने वाला सेक्टर रहेगा फाइनेंशियल्स एंड पावर सेक्टर में थोड़ा ज्यादा मुझे लंबे समय के लिए तेजी दिखाई देता है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर्स। और बैंक निफ्टी का जो हमने स्तर बताया था लास्ट टाइम 50,900 का, उसके ऊपर ही आज आके क्लोजिंग हुआ है। निफ्टी को भी अगर हम देखें मंथली चार्ट पे तो 3 महीने का लो ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया है, वापस एक मार्केट ऊपर हायर रेंज की तरफ जा रहा है। तो एक लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस रहते हैं उसको हंट करके मार्केट वापस जा रहा है। उस हिसाब का पैटर्न मार्केट में बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट की तरफ मैं ज्यादा नहीं रहूंगा, अच्छे गुड अपॉर्चुनिटी वाले जो स्टॉक है जिसमें बुलिश पैटर्न बना है वहां पे हमें तेजी करना चाहिए, ऐसा मेरा रणनीति रहेगा। लिए तो ये है राय मिलती हुई इस वक्त इंडेक्स स्तरों पर, और सेक्टर में आपको कहां कहां नजर रखनी है ये भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने बताया। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। अभिषेक अंकुश का सवाल सबसे पहले लेते हैं। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 16 शेयर इनके पास है, 700 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है। नजरिया इन्होंने नहीं बताया है, फिलहाल नुकसान में है। बताएं रजत, टाटा मोटर्स कैसा लगता है आपको? 700 की बाइंग है। नहीं, एज आई सेड, इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए टाटा मोटर्स में। इनफैक्ट इस लेवल पे अगर चाहें तो ये और ऐड भी कर सकते हैं। मुझे अभी मैंने इस पे आपको बताया, ये आज से 2 साल बाद लोग वापस देखेंगे और सोचेंगे क्यों हमने टाटा मोटर्स जब
5 के मल्टीपल के नीचे 4.95 प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो हमने क्यों नहीं लिया। टाटा मोटर्स को पहले नुकसान हुआ इस खबर का कि टेस्ला इंडिया में शायद आएगा और इलेक्ट्रिक कार्स विच इज देयर, तो उनका मेन स्टे है इंडिया में, वो काफी इंपैक्ट होंगी। अब नुकसान इस चीज का हो रहा है कि जैगुआर लैंड रोवर जो 25% जिसकी सेल्स अमेरिका में होती है, और जैगुआर लैंड रोवर का अराउंड 65% रेवेन्यू है टाटा मोटर्स में। सो ओवरऑल टाटा मोटर्स कंपनी का 14% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। तो एक के बाद एक 2 बड़ी खबरें टाटा मोटर्स में आई, जिसकी वजह से काफी तेज ये स्टॉक करेक्ट किया है। 11, 1150, 1200 के आसपास तक चला गया था, वहां से अभी 600 रुपए पे आके। पर मेरा ये मानना है ये दोनों ही खबरें कोई फंडामेंटली बहुत सस्टेनेबल नहीं है। नोइंग अमेरिकन पीपल, वहां पे लोगों के अंदर इतनी रिजेंटमेंट होगी कि उनको बेस्ट गाड़ी चाहिए हो, चाहे जहां मर्जी से आए, तो ये टैरिफ्स इवेंचुअली कम होंगे, ये मेरा मानना नहीं, मेरा पूरा यकीन है इस बात पे। और टेस्ला की गाड़ियां जब भी इंडिया में आएंगी, किस प्राइस पे आएंगी, कंपीट कर सकेंगी नहीं, बहुत साल हैं अभी उस बात में। तो अभी ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है। कंपनी ने वैसे ही इसको 2 हिस्सों में बांटना है, कमर्शियल व्हीकल और एक पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग जैगुआर लैंड रोवर। वहां भी काफी वैल्यू अनलॉक होगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड करके रखिए। इनफैक्ट चाहें तो आप और शेयर खरीद सकते हैं इस लेवल पे। बहुत अच्छा स्टॉक है, प्रोवाइडेड आपका नजरिया 3 साल 4 साल प्लस हो। अगर आप अगले 1-2 हफ्ते के लिए लेके इसको ट्रेड, एक बहुत अनसर्टेन मार्केट्स में रिस्की गैम्बिट। ठीक है। अमितेश सिंह का सवाल लेते हैं, और इन्होंने कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक इन दोनों पर राय जाननी चाहिए। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन्होंने 275 के भाव पे 200 शेयर लिए हैं कोल इंडिया के, और इंडसइंड बैंक इन्होंने 677 के भाव पे खरीदारी की हुई है। बताइए इन दोनों पर क्या राय बन रही है? सर, कोल इंडिया एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो 368 का जो सपोर्ट जोन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, 368 का जो सपोर्ट जोन है उसको अगर इनवैलिडेट नहीं करता है तो ऊपर में 420, 428 और 438 का ये लेवल है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे एक बार टेस्ट कर सकता है। तो कोल इंडिया में बाई कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया सर? इंडसइंड बैंक, इन्होंने, मैं एक बार लेवल्स बता देता हूं, इन्होंने 677 के स्तर पे खरीदारी की है। सर, आवाज नहीं आ रहा है। इंडसइंड बैंक 677 के लेवल पे खरीदारी की है। आवाज आ रही है अजीत जी? अजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रजत, आप बताइए इंडसइंड बैंक पे क्या राय बन रही है? 677 रुपए की इनकी बाइंग है। रजत, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब आ रही है आपके जी बीच में। अब बताइए, इंडसइंड बैंक 677 की बाइंग है इनकी। नहीं, देखिए, इंडसइंड बैंक और ऐसे जितने भी बैंक्स हैं जिनमें एक बार ये खबर आ जाती है कि उन्होंने अपने डेरिवेटिव्स लॉस या कोई भी लॉस थे जो ठीक से डिस्क्लोज नहीं किए थे, देन दैट्स, वो हमेशा एक बहुत वरिंग साइन होता है। तो ऐसे बैंकों में अगर आप हिस्ट्री देखें तो चाहे वो येस बैंक रहा हो, चाहे वो साउथ इंडियन बैंक, कोई भी ऐसा बैंक जो इतनी तेज करेक्ट होता है वहां से, और ऐसी किसी अकाउंटिंग एरर की वजह से, यहाँ तक कि एनबीएफसीज में बहुत मुश्किल है आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा रिकवर हो। हालांकि इंडसइंड बैंक की एक हिस्ट्री रही है 2000 से, बहुत शार्पली 40-40, 50-50% नीचे गिरता है और ऊपर उठता है। मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा इंडसइंड बैंक को। और मेरा बैंकिंग पे भी यही व्यू है, अगर आप बैंकिंग में एक्सपोजर ले रहे हैं तो कभी किसी एक स्टॉक में मत लीजिए। मेरा अपना एक्सपोजर बैंकिंग में 3 बैंक्स में है, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक। बिकॉज किसी एक बैंक में एक्सपोजर लेना बहुत मुश्किल है, पता करना कि किसी बैंक के पेट में अंदर चल क्या रहा है। और वैसे भी इस खबर के आने के बाद ऐसी खबरें जनरली बैंकिंग में वन ऑफ नहीं आती। कोई बड़ी चीज पिछला अगर आप हिस्ट्री देखें 15-20 साल का मार्केट में रही होती है, तभी ऐसी कोई खबर निकल के आती है। चलिए, तो ये है एक विस्तृत नजरिया। अली का सवाल लेते हैं, एनटीपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 370 के भाव पे इन्होंने एनटीपीसी में खरीदारी की हुई है, 120 शेयर इनके पास हैं। बताएं अजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अजीत जी, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। अजीत जी, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है। एनटीपीसी 370 के भाव पे खरीदारी की है, क्या राय बन रही है आपकी?
सर एनटीपीसी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनता है। 340 ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 340 नहीं ब्रेक किया तो 370 और 385 तक जाएगा। वैसे भी पावर स्टॉक में मैं थोड़ा बुलिश हूँ। तो मीडियम टर्म के लिए भी ये स्टॉक जैसा 380 के ऊपर अगर निकलेगा तो वहां से एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई देगा। और अपसाइड में 420-30 का रेजिस्टेंस जोन है, वो भी नेक्स्ट एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर तक इसका एक ये रेजिस्टेंस जोन भी ये टेस्ट करेगा। तो एनटीपीसी भी चार्टिकली अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एनटीपीसी यहां पर बुलिश नजरिया 340 के स्तर का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। खदीज नूर साहब, हमारे एक दर्शक यूट्यूब पर सवाल पूछा है, रिलायंस के बारे में इन्होंने राय मांगी है। 1236 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है रिलायंस में, बताइए। नहीं, ये हम इसको बदलेंगे। रिलायंस के बारे में राय जानना चाहते हैं और 1236 की इनकी खरीदारी है। बताएं क्या राय बन रही है रिलायंस पे इस वक्त। रजत, 1236 की बाइंग है। मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक नहीं करता, तो मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये इतना डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और पर्सनली मेरा मानना है ये कंपनी कभी भी इंडेक्स को किसी भी साइड पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करेगी। जितना इसका वेटेज है इंडेक्स में उतनी रहेगी। तो आई फाइंड रिलायंस काफी बोरिंग स्टॉक लगता है मुझे, तो मैं बिल्कुल इसको ट्रैक नहीं करता। आपकी क्या राय बन रही है? 1236 की खरीदारी है इनकी रिलायंस में। सर रिलायंस का जो है, अगर हम शॉर्ट टर्म ये इसे नजरिए से देखें तो 1150 का सपोर्ट है। अगर उसको ब्रीच नहीं करता है तो 1300-1325 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां तक आ सकता है। अगर उसके ऊपर गया तो ट्रायंगल ब्रेकआउट आता है, मगर तब तक के लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उतना खास बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए 1150 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर में 1325 तक एक बार ये इसका रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है, क्योंकि लिए मार्केट ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में मुझे दिखाई दे रहा है। तो नीचे जो है वो आपको लेवल का ध्यान रखना है। 1350 के स्तर पे एक बार फिर से रिव्यू कीजिएगा। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। रजत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं जहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? एज आई सेड, हमने एक्चुअली खुद भी इस हफ्ते जो मेजर बाइंग इनिशिएट किया वो एक तो टाटा मोटर्स था, दूसरा एक स्टॉक लॉरस लैब में हमने और खरीदारी की है। ये स्टॉक अभी आपको काफी एक्सपेंसिव लगेगा अपने वैल्यूएशंस के लिहाज से, लेकिन इस कंपनी ने पिछले 3-4 साल में काफी कैपेक्स किया है, जिसकी वजह से इसके मार्जिन पे भी काफी असर पड़ा है। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इनका सीडीएमओ सेगमेंट ऑफ जो बिजनेस है उसमें आई थिंक मैं काफी पॉजिटिव हूं कि वो काफी एक्सपैंड करेगा। ये ट्रेडिशनली एक एंटी रेट्रोवायरल कंपनी, एंटी रेट्रोवायरल की दवाइयां बनाती थी, और करीब 2018 में जहां 65% रेवेन्यू इनका एंटी रेट्रोवायरल से आता था, वो अब 35% है। तो ये काफी डाइवर्सिफाई कर गई है, लेकिन वो 35% भी उस 65% से ज्यादा है। मतलब एंटी रेट्रोवायरल, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू एंटी रेट्रोवायरल से मोर देन डबल हो गया पिछले 6-7 साल में, जबकि उसका शेयर एज द टोटल रेवेन्यू सिर्फ 35% आ गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन दो एरियाज में कंपनी काफी तेज एक्सपैंड कर रही है। आई थिंक 600, 650, मैं इस पे एक डिस्क्लोजर दे दूं, हमने आप ही के चैनल पे पहले 480, 490 पे रेकमेंड किया, 550 पे भी किया। मेरा अपना टारगेट इसका अगले 4 साल में 1200 रुपए है। सो जो इन्होंने करीब 2400 करोड़ कैपेक्स किया है, उसका अगले 3 साल में आई थिंक हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 3500 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू कंपनी को आएगा। और वैल्यूएशन जो भी स्ट्रेच्ड है वो भी काफी हद तक विद इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास समय कम है, एक आखिरी सवाल के साथ मुझे अजीत जी के पास जाना पड़ेगा। अजीत, आप बताइए, जो आपने शेयर बताया वो हमारे रडार पे नहीं है, हमारे कवरेज में नहीं है, तो कोई और क्वालिटी स्टॉक्स बताएं। तो दूसरा अगर स्टॉक कोई देखना चाहे तो भारतीय एयरटेल है। वो भी एक ब्रेकआउट के स्तर के पास आके रुका है। सो 1760 का अभी क्लोजिंग आया है। 1700 का जो है स्टॉप लॉस इसको रख सकते हैं।
और ऊपर में 1900 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर ये स्टॉक 1790 के ऊपर चला गया तो मैसिव ब्रेकआउट होगा वीकली टाइम फ्रेम में, और अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है ये अपने रेजिस्टेंस के पास। तो जो सेलर्स है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल पसंद आता अजीत जी को, टाटा मोटर्स और लॉरस लैब पसंद आता हुआ रजत जी को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, और शो में आप जुड़े, निवेशकों का मार्गदर्शन किया और तमाम सवालों के जवाब दिए, बाजार पर राय दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।